नमस्कार मित्रों। सर्व लॉ ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ने वाले हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस अर्थात विधि शास्त्र, जिसका उत्तर प्रदेश पीसीएसजे की परीक्षा में बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसकी परीक्षा अभी होने वाली है। लगभग 15 सवाल ज्यूरिस्प्रूडेंस से अकेले पूछे जाते हैं, तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यूरिस्प्रूडेंस बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस से जुड़ा एक बेहद बेसिक सा वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम लोग विधि शास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा, विभिन्न विधि शास्त्रियों ने जो परिभाषाएं दी हैं, साथ ही साथ महत्वपूर्ण कोटेशन जो कि पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में और पूछे भी गए हैं, उनको जो है एक जगह आपको एकत्रित मिल जाएगा। साथ ही साथ विधिशास्त्रियों की महत्वपूर्ण पुस्तकें जो हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और विभिन्न विधिशास्त्रियों ने विधिशास्त्र को कितने वर्गों में बांटा है, भिन्न भिन्न विधिशास्त्रियों ने विधिशास्त्र को अलग अलग भागों में बांटा है, तो उन सब की चर्चा करेंगे। कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि ऑस्टिन के अनुसार विधिशास्त्र के कितने प्रकार हैं, सामंत के अनुसार विधिशास्त्र के कितने प्रकार हैं, तो इसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं में अंतर क्या है ये भी हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। शुरुआत से आप लोगों को तो ये बेसिक सी चीज़ है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस दो लैटिन शब्दों से बना हुआ है, ज्यूरिस और प्रूडेंसिया, जिसमें ज्यूरिस का मतलब विधि अर्थात लॉ और ज्ञान, प्रूडेंसिया मतलब ज्ञान या नॉलेज, यानी विधि शास्त्र का मतलब हुआ विधि का ज्ञान। लॉ इन रिलेशन टू ज्यूरिस्प्रूडेंस मीन्स फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स। ज्यूरिस्प्रूडेंस के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो लॉ क्या है, तो मौलिक विधि का एक सिद्धांत है। आगे है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज मेथड बाय विच वी कैन फाइंड आउट फॉलोइंग थिंग्स। विधिशास्त्र को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, इससे क्या क्या सीखा जाता है, क्या क्या इससे जानकारियाँ मिलती हैं, ये यहाँ बता रहा है कि सोर्स ऑफ लॉ, विधि का स्रोत क्या है। वैलिडिटी ऑफ लॉ, विधि की वैधानिकता ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़ने से निर्धारित की जाती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ, विधि का उद्देश्य क्या है। उसके बाद फंक्शनिंग ऑफ लॉ, विधि की कार्य प्रणाली कैसी है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ लॉ, विधि के प्रभाव क्या हैं, इस बारे में हम लोग अब आते हैं कि विधिशास्त्र की परिभाषा क्या है। तो विधिशास्त्र की विभिन्न विधिशास्त्रियों ने जो परिभाषा दी है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और वैसे कथन भी इसमें शामिल रहेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिनको बार बार पूछा जाता है, जो कि पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। उनको आप एक बार देखते जाएंगे, आपका रिवीजन होता चला जाएगा। तो इस उद्देश्य से हम इस वीडियो को बनाएंगे। पहला है, विधिशास्त्र मानवीय एवं दैवीय चीज़ों का ज्ञान है, न्याय व अन्याय का विज्ञान है। दो चीज़ें इसमें, ये परिभाषा जो है अल्पियन की है। अल्पियन की परिभाषा में दो चीज़ें आपको देखने वाली रहेंगी कि जहाँ भी आपको आता है कि मानवीय एवं दैवीय और न्याय एवं अन्याय, जहाँ भी आएगा और विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है, तो जहाँ भी आपको आता है पूछा जाता है कि कोटेशन कहाँ है, तो दो चीज़ों का आप ध्यान में रखेंगे, मानवीय एवं दैवीय चीज़ों का ज्ञान और न्याय एवं अन्याय का विज्ञान। तो दो चीज़ों पे आप फोकस करेंगे तो ये परिभाषा आपको पता चल जाएगा कि अल्पियन की परिभाषा है। इंग्लिश में इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। दो चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन एंड डिवाइन, मानवीय एवं दैवी, और जस्ट और अनजस्ट। इन दो चीज़ों पे आप ध्यान रखेंगे तो ये परिभाषा आपको पकड़ में आ जाएगी। अगली परिभाषा है, विधिशास्त्र विधि का नेत्र है। तो यहाँ आप लोग फोकस करेंगे आई ऑफ लॉ। आई ऑफ लॉ जहाँ आएगा वहाँ आपको ऑप्शन चूज करना होगा लास्ट की। लास्ट की परिभाषा है, विधिशास्त्र विधि का नेत्र है। अगली परिभाषा है, विधिशास्त्र नियमों की एक व्याख्या है। HLA हार्ट की यह परिभाषा है।
jurisprudence इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ यूनियन ऑफ रूल्स। तो इसमें आपको जो चीज़ ध्यान देने वाली है वो है यूनियन ऑफ रूल्स। यूनियन ऑफ रूल्स का क्या मतलब है? एच.एल. हार्ट की परिभाषा जो है उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने कहा था कि विधि शास्त्र नियमों की एक व्यवस्था है। तो नियमों की एक व्यवस्था आप लोग इसमें अंडरलाइन कर लेंगे और ये महत्वपूर्ण है। तो नियमों की व्यवस्था कहते किसे हैं, यूनियन ऑफ रूल्स है क्या, तो इसको आप लोग छोटे से डायग्राम के साथ समझ सकते हैं। यूनियन ऑफ रूल्स का मतलब है, इन्होंने बताया कि इसमें दो तरह के रूल्स शामिल होते हैं, प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स। प्राथमिक नियम और द्वितीयक नियम। नियमों की जो व्यवस्था, ये शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया। तो आगे इन्होंने बताया कि इसका मतलब क्या है। नियमों की व्यवस्था का मतलब है कि इसमें दो चीज़ें शामिल रहेंगी, एक प्राथमिक नियम होंगे और दूसरा द्वितीयक नियम होंगे। अब समझते हैं कि प्राथमिक नियम क्या है। तो प्राथमिक नियम वे हैं जो कर्तव्य अधिरोपित करते हैं। प्राथमिक नियम वे कहलाएंगे जो किसी व्यक्ति पर किसी कार्य को करने के लिए कर्तव्य अधिरोपित करते हैं, विच इम्पोजेस ड्यूटी। वैसे नियम जो कर्तव्य अधिरोपित करते हैं वे प्राथमिक नियम होते हैं। और देखते हैं कि द्वितीयक नियम किसे कहते हैं। तो रूल्स विच कन्फर पावर्स, वे नियम जो विधि जो कि शक्ति प्रदान करते हैं वे क्या कहलाते हैं, द्वितीयक नियम कहलाते हैं। इन्होंने इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने ड्यूटी पे ज़्यादा फोकस किया। इन्होंने प्राथमिक नियम कहा कि वैसी शक्तियाँ जो हैं, वैसे नियम जो कि कर्तव्य अधिरोपित करते हैं वे प्राथमिक नियम कहलाते हैं, और जो शक्ति प्रदान करती हैं तो शक्ति। और अब आगे समझा रहे हैं कि शक्ति क्या है। तो शक्ति इनके अर्थ में क्या होगा, वेयर बाई न्यू ड्यूटीज मे बी क्रिएटेड एंड डिफेक्टिव ड्यूटीज मे बी वेरिड और रिपील्ड। तो ये कहते हैं कि शक्ति वह है जिससे नए दायित्व या कर्तव्य अधिरोपित किए जा सकें एवं त्रुटिपूर्ण दायित्व समाप्त किए जा सकें। तो एच.एल. हार्ट की जो परिभाषा है इसमें जो चीज़ सबसे प्रमुख मानी गई है वो कर्तव्य या दायित्व है। इन्होंने कर्तव्य या दायित्व को केंद्र में रखते हुए अपनी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा कि विधि शास्त्र नियमों की एक व्यवस्था है। और नियमों की व्यवस्था का अर्थ क्या हुआ कि इसमें दो तरह के नियम शामिल होते हैं, प्राथमिक नियम और द्वितीयक नियम। पहले नियम वे होते हैं जो कर्तव्य अधिरोपित करते हैं, और द्वितीयक नियम वे हैं जो कि किसी व्यक्ति को कोई शक्ति प्रदान करते हैं। और शक्ति का अर्थ क्या है, शक्ति का अर्थ है जिससे नए दायित्व का अधिरोपित किए जा सके एवं त्रुटिपूर्ण दायित्वों को समाप्त किया जा सके। तो ये रही एच.एल. हार्ट की परिभाषा। अगला है विधि शास्त्र मानव स्थापित या निश्चयात्मक या विध्यात्मक भी कह सकते हैं विधि का दर्शन है। ये कथन है जॉन ऑस्टिन का। जुरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ जो शब्द है ये महत्वपूर्ण है, और पॉजिटिव लॉ जो है इसका अर्थ होता है मानव स्थापित विधि। इन्होंने कहा था कि लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन। ये विधि जो है कौन बनाता है, जो संप्रभु है वो बनाता है। तो निश्चय ये मानव स्थापित, यानी पॉजिटिव लॉ का मतलब है निश्चयात्मक या विध्यात्मक जिसको बोलते हैं। इसका अर्थ हुआ कि मानव स्थापित, जिसको मानव ने बनाया हुआ है। विधि शास्त्र में एक स्कूल है नेचुरल लॉ स्कूल, जो कि मानता है कि विधि बनाई नहीं जाती है, या हिस्टोरिकल स्कूल भी है। वो कहता है कि विधि पहले से व्याप्त है, हमारे समाज में व्याप्त है, बस उसको जो है उसकी व्याख्या की जाती है, विधि बनाई नहीं जाती है। जबकि जॉन ऑस्टिन जो है ये मानते हैं कि विधि शास्त्र जो ये विधि जो है मानव द्वारा स्थापित किया गया है, मानव उसका निर्माण करता है। तो पॉजिटिव लॉ जो है ये सब नीचे मैंने जैसे कि बताया कि पॉजिटिव लॉ का अर्थ क्या है कि लॉ मेड बाय सॉवरेन, किसी संप्रभु व्यक्ति द्वारा ये जो है, या किसी व्यक्ति द्वारा। संप्रभु कोई व्यक्ति ही होगा, कोई किसी राजा में निहित माना जाता था। तो उस समय जो है संप्रभु जो है संप्रभु द्वारा जो है निर्मित जो विधि है वो है पॉजिटिव लॉ। तो जॉन ऑस्टिन की परिभाषा आसान सी परिभाषा है, विधि शास्त्र मानव स्थापित या निश्चयात्मक या विध्यात्मक विधि का दर्शन है। जुरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। नीचे लिखा हुआ है ऑस्टिन इज द फर्स्ट ज्यूरिस्ट टू मेक जुरिस्प्रूडेंस एज अ साइंस।
साइंस के रूप में जुरिस्प्रूडेंस को परिभाषित करने वाले ऑस्टिन पहले विधिशास्त्री हैं। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। 2 टाइप्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, इन्होंने जुरिस्प्रूडेंस को 2 भागों में बांटा। 2 भाग कौन कौन से हैं? ये है जनरल जुरिस्प्रूडेंस और फिर पार्टिकुलर जुरिस्प्रूडेंस। सामान्य विधिशास्त्र और विशिष्ट विधिशास्त्र में ऑस्टिन ने विधिशास्त्र को बांटा था। अगली परिभाषा है, ये जॉन ऑस्टिन का ही एक कथन है, विधिशास्त्र का विज्ञान निश्चयात्मक विधि से संबंधित है। विधि की अच्छाई और बुराई से विधिशास्त्र का कोई सरोकार नहीं है। जॉन ऑस्टिन का ही एक कथन है। अगर पूछा जाता है कि यह कथन किसका है, विधिशास्त्र का विज्ञान निश्चयात्मक विधि से संबंधित है, विधि की अच्छाई और बुराई से विधिशास्त्र का कोई सरोकार नहीं है, तो यह कथन है जॉन ऑस्टिन का। अगली परिभाषा है सामंड की। सामंड कहते हैं कि विधिशास्त्र नागरिक या सिविल विधि के प्राथमिक नियमों का विज्ञान है। सामंड के अनुसार विधिशास्त्र नागरिक या सिविल विधि के प्राथमिक नियमों का विज्ञान है। जुरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द सिविल लॉ। इसमें अंडरलाइन करने वाली चीज़ जो है वो क्या है? द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। आगे इन्होंने अब सिविल लॉ का मतलब क्या होता है ये बताते हुए कहते हैं कि रूल्स इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट्स वाइल एडमिनिस्टरिंग जस्टिस। जब जो है कोर्ट न्याय करते हुए कोर्ट जिन रूल्स को, जिन नियमों को लागू करते हैं वो जो है सिविल लॉ कहलाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सामंड, जुरिस्प्रूडेंस कैन बी डिफाइंड इन 2 सोर्सेस। ये जेनरिक सेंस, सामंड के अनुसार जो है अकॉर्डिंग टू सामंड जुरिस्प्रूडेंस कैन बी डिफाइंड इन 2 सेंसेस। 2 अर्थों में इन्होंने विधिशास्त्र को परिभाषित किया। 2 अर्थ कौन कौन से होते हैं? एक है जेनरिक साइंस और दूसरा है जेनरिक सेंस और दूसरा है स्पेसिफिक सेंस। जेनरिक सेंस का मतलब हुआ साइंस ऑफ सिविल लॉ और स्पेसिफिक सेंस का मतलब हुआ साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ। और सामंड के अनुसार विधिशास्त्र के 3 प्रभाग हैं। कौन कौन से? विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक एवं नैतिक। अगली परिभाषा जूलियस स्टोन की है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है और लगभग प्रत्येक एग्जाम में ये पूछा हुआ है। तो विधिशास्त्र अधिवक्ताओं या विधिवक्ताओं की बहिर्मुखता या बहिर्मुखी अभिव्यक्ति है। तो जहाँ भी आए जुरिस्प्रूडेंस इज द लॉयर्स एक्सट्रावर्शन, बहिर्मुखता या बहिर्मुखी अभिव्यक्ति या अधिवक्ताओं विधिवक्ताओं की बहिर्मुखता या बहिर्मुखी अभिव्यक्ति जब भी आए तो आप यहाँ पे ट्रिक करेंगे जूलियस स्टोन को। जूलियस स्टोन की परिभाषा है जुरिस्प्रूडेंस इज द लॉयर्स एक्सट्रावर्शन, विधिशास्त्र अधिवक्ताओं या विधिवक्ताओं की बहिर्मुखता है या बहिर्मुखी अभिव्यक्ति है। जूलियस स्टोन का एक और कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है जो कि बहुत पूछा जाता है, वो है वकीलों का कार्य शब्दों से है, ये उनकी कला के लिए कच्चे माल हैं। यानी वकीलों के संबंध में ये कोटेशन है इनका कि वकीलों का कार्य शब्दों से है और ये शब्द जो होते हैं उनके लिए कच्चे माल की तरह होते हैं। यह कथन है जूलियस स्टोन का। और उनकी जो बुक है जिसमें उन्होंने ये बात कही थी वो है द प्रोविंस एंड द फंक्शन ऑफ लॉ। द प्रोविंस एंड द फंक्शन ऑफ लॉ, ये जूलियस स्टोन की किताब है। इन्होंने कहा था, इसमें इन्होंने परिभाषा दी थी और कहा था कि वकीलों का कार्य शब्दों से है, ये उनकी कला के लिए कच्चे माल हैं और विधिशास्त्र विधिवक्ताओं की बहिर्मुखी अभिव्यक्ति है। अगली परिभाषा है विधिशास्त्र विधि के आवश्यक या आधारभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। जुरिस्प्रूडेंस इज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ द इसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। साइंटिफिक सिंथेसिस शब्द का इस्तेमाल जहाँ भी हो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे? ये परिभाषा डॉक्टर C.K. एलन की है और इन्होंने जो परिभाषा ये दी थी वो प्रकाशित हुई थी इनकी किताब में लीगल ड्यूटीज एंड अदर एसेज इन जुरिस्प्रूडेंस। लीगल ड्यूटीज एंड अदर एसेज इन जुरिस्प्रूडेंस डॉक्टर C.K. एलन की किताब है।
जिन्होंने परिभाषा दी थी विधिशास्त्र विधि के आवश्यक या आधारभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। अंग्रेजी में बोलें तो jurisprudence is the scientific synthesis of the essential principles of law। अगली परिभाषा है विधिशास्त्र विधि का विज्ञान है। ये परिभाषा किसकी है? ये ग्रे महोदय की परिभाषा है। ग्रे महोदय जो है कहते हैं jurisprudence is the science of law, साइंस ऑफ लॉ के रूप में डिफाइन करते हुए आसान सी परिभाषा है इनकी, ग्रे महोदय की। अगला इनका एक कोटेशन है, विधिशास्त्र न्यायालय द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों के अभिकथन एवं क्रमबद्ध व्यवस्था तथा उन नियमों के अंतर्निहित सिद्धांतों की विधि का विज्ञान है। ये परिभाषा जो है ग्रे महोदय ने दी थी। ये विधिशास्त्र विधि का विज्ञान है, ये इस परिभाषा का एक छोटा सा भाग है, जबकि पूरी परिभाषा ये है कि विधिशास्त्र न्यायालय द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों के अभिकथन एवं क्रमबद्ध व्यवस्था तथा उन नियमों के अंतर्निहित सिद्धांतों की विधि का विज्ञान है। ठीक है, विधि का विज्ञान शब्द जवाब आएगा तो ये आंसर होगा ग्रे महोदय। अगली परिभाषा ग्रे महोदय, ऊपर एक बार देख लीजिए। ग्रे महोदय वाली परिभाषा में जो ध्यान देने वाली चीज़ रहती है कि अगर न्यायाधीश निर्मित विधि जब भी आएगी कि न्यायाधीश विधि का निर्माण करते हैं तब भी आते हैं ग्रे महोदय, क्योंकि ये न्यायाधीशों द्वारा विधि को निर्मित मानते थे। अगली परिभाषा है महत्वपूर्ण परिभाषा है, छोटी सी परिभाषा है, विधिशास्त्र विध्यात्मक विधि का वास्तविक विज्ञान है। ये परिभाषा है हॉलैंड महोदय की। हॉलैंड महोदय ने क्या कहा था? विधिशास्त्र विध्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है। यह विधिशास्त्र रचनात्मक विधि का रीतिबद्ध विज्ञान है। जहाँ भी आएगा रचनात्मक विधि या रीतिबद्ध विज्ञान, वहाँ आप लोग आंसर लगाएंगे हॉलैंड। जुरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, हॉलैंड महोदय। अब फॉर्मल साइंस क्या होता है? जुरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, इन्होंने परिभाषा दी थी। अब फॉर्मल साइंस को परिभाषित करते उन्होंने कहा था, इट डील्स विथ नॉट कंक्रीट डिटेल्स बट ओनली विथ द फंडामेंटल या बेसिक प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग देम। अर्थात फॉर्मल साइंस का अर्थ ये है कि ये कंक्रीट डिटेल्स पे बात नहीं करता है, जबकि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक या फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स उनके अंदर समाहित हैं, उनके बारे में बात करता है फॉर्मल साइंस। तो विधिशास्त्र रचनात्मक विधि का रीतिबद्ध विज्ञान है, विधिशास्त्र विध्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है। ये परिभाषा है हॉलैंड महोदय की। अगली परिभाषा है विधिशास्त्र विधि के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन एवं उनकी क्रमबद्ध व्यवस्था का विज्ञान है। ये परिभाषा दी थी कीटन महोदय ने। जुरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जहाँ भी आएगा ये परिभाषा होगी किनकी? कीटन महोदय की। अगली परिभाषा है जुरिस्प्रूडेंस इज अ सोशल साइंस, विधिशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। ये कहा था पैटरसन, एक विधिशास्त्री हैं पैटरसन महोदय ने। जुरिस्प्रूडेंस इज अ सोशल साइंस, पैटरसन। अगली परिभाषा है विधिशास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। ये परिभाषा दी थी सिसरो महोदय ने, काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है। जुरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ लॉ, ये परिभाषा दी थी सिसरो महोदय ने। अगला है विधिशास्त्र सामाजिक, ऐतिहासिक एवं दार्शनिक आधारों के साथ मूलभूत विधिक सिद्धांतों का अध्ययन तथा विधिक अवधारणाओं का विश्लेषण है। ये परिभाषा दी थी, ये है प्रोफेसर एम.जे. सेठना। विधिशास्त्र सामाजिक, ऐतिहासिक एवं दार्शनिक आधारों के साथ मूलभूत विधिक सिद्धांतों का अध्ययन तथा उस विधिक अवधारणाओं का विश्लेषण है, प्रोफेसर एम.जे. सेठना। यह प्रश्न एक बार पूछा हुआ है। ये रही विधिशास्त्र के संबंध में जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई थी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण कथन हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनको हम एक बार देख लेते हैं। हालांकि परिभाषा से यह संबंधित नहीं है, इसमें कई चीज़ों की परिभाषाएं आएंगी, जैसे लॉ की परिभाषा है, तो इनको देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत बार पूछे हुए हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे हमने ऊपर परिभाषा के साथ ही इनको लिख दिया है।
तो आइए एक बार फटाफट इनको देख लेते हैं, क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। विधि अनिश्चित है और विधि की निश्चितता एक विधि कपोल कल्पना है। ये कथन है जेरोम फ्रैंक। जेरोम फ्रैंक कौन है? अमेरिकन यथार्थवादी हैं, रियलिस्ट स्कूल के विधिशास्त्री हैं, और उनकी बुक्स कौन सी है? लॉ एंड द मॉडर्न माइंड, कोर्ट्स ऑन ट्रायल। इनकी 2 किताबें हैं। जेरोम फ्रैंक की जो लॉ पहली किताब है लॉ एंड द मॉडर्न माइंड, और दूसरा है कोर्ट्स ऑन ट्रायल। अगला है राजनीतिक समाज का आधार सामाजिक संविदा है। सामाजिक संविदा शब्द जब भी आएगा तो आप यहाँ ग्रोशियस को चूज करेंगे। राजनीतिक समाज का आधार सामाजिक संविदा है, ग्रोशियस का कथन है। अब इसमें एक नोट लगा हुआ है, देखिए, ग्रोशियस, हॉब्स तथा लॉक तीनों सामाजिक संविदा को अपने विचार में रखते हैं, परंतु ग्रोशियस ने सर्वप्रथम इसे विचार का आधार बनाया। इसलिए अगर आता है ये प्रश्न तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन में हॉब्स और लॉक भी अगर रहते हैं तो चूंकि उनके विचार में भी उन्होंने सामाजिक संविदा को अपने विचार के केंद्र बिंदु में रखते हुए बात की, लेकिन सर्वप्रथम इस विषय पे बात करने वाले जो विधिशास्त्री हैं वो हैं ग्रोशियस। इसलिए आप लोग आंसर लगाएंगे ग्रोशियस। राजनीतिक समाज का आधार सामाजिक संविदा है, ग्रोशियस। प्राकृतिक विधि मनुष्य की प्रकृति तथा समाज में रहने की उसकी आंतरिक आवश्यकता पर आधारित है। यह कथन भी किसका है? ह्यूगो ग्रोशियस महोदय का। अगला कोटेशन है, अब प्राकृतिक विधि निरपेक्ष के रूप में नहीं समझी जाती अपितु सापेक्ष के रूप में समझी जाती है। यह प्राकृतिक विधि परिवर्तनीय अंतर्वस्तु के साथ है। यह कथन है स्टैमलर महोदय का। उनकी बुक का नाम क्या है? स्टैमलर महोदय का पूरा नाम है रुडोल्फ स्टैमलर। बुक उनकी है द थ्योरी ऑफ जस्टिस। द थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसकी? अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप लोग लिखेंगे रुडोल्फ स्टैमलर का। जबकि ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, थोड़ा सा अंतर है बस द और ए का। द थ्योरी ऑफ जस्टिस अगर आएगा तो आप लोग लगाएंगे रुडोल्फ स्टैमलर। और अगर आता है कि ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी पुस्तक है तो ये पुस्तक है जॉन रॉल्स की। एक बड़ा महत्वपूर्ण कोटेशन है जो कि भारत में एक मामला आया था, एक क्रैपक बनाम भारत संघ 1969 में, उसमें कहा गया था। तो ये कोटेशन क्या है? नैसर्गिक न्याय के नियमों का उद्देश्य न्याय को सुनिश्चित करना या उसे नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करते हुए न्याय की हत्या को रोकना है। यह कथन है एक क्रैपक बनाम भारत संघ 1969 का मामला है। और एक क्रैपक बनाम भारत संघ में जो बेंच थी, 5 जजों की बेंच थी, उसमें कौन कौन थे? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जो है चीफ जस्टिस थे, वो बेंच के अध्यक्ष थे। और उसके बाद से जे.एम. सेलट, के.एस. हेगड़े, ए.एन. ग्रोवर और वशिष्ठ भार्गवा, ये कुल 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इसका निर्णय किया था। एक क्रैपक बनाम भारत संघ 1969। इसमें कोटेशन क्या दिया गया था? नैसर्गिक न्याय के नियमों का उद्देश्य न्याय को सुनिश्चित करना या उसे नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करते हुए न्याय की हत्या को रोकना है। एग्जाम्पल क्या है? लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 की जो भाषा क्या है? नकारात्मक है। आर्टिकल 21 जो कि नो वन शैल बी प्रिवेंटेड, जो नो से शुरू होता है, कोई भी व्यक्ति प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से तब तक वंचित न किया जाएगा। तो ये जो है नकारात्मक भाषा है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि नैसर्गिक, वही ये कोटेशन दिया गया कि नैसर्गिक न्याय के नियमों का उद्देश्य। आर्टिकल 21 अपने आप में एक नैसर्गिक न्याय भी है, मूलाधिकार होने के साथ साथ नेचुरल जस्टिस का भी अच्छा एग्जाम्पल है। तो यह है नैसर्गिक न्याय के नियमों का उद्देश्य न्याय को सुनिश्चित करना या उसे नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करते हुए न्याय की हत्या को रोकना है। अर्थात दोनों तरह से हो सकते हैं, सकारात्मक रूप से होते हुए न्याय के उद्देश्य को सुनिश्चित करते हैं, या फिर नकारात्मक शब्दों को में भी जो है न्याय की हत्या को रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति को राज्य की विधि माननी ही चाहिए। यदि उसे किसी राज्य की विधि अच्छी नहीं लगती तो उसे अन्य राज्य में चला जाना चाहिए। ये कथन है सुकरात महोदय का। आजकल इसका बड़ा ट्रेंड हो गया है। नेताओं के जब बोल बिगड़ते हैं तो वे कहते हैं कि फलां को पाकिस्तान चला जाना चाहिए, देश छोड़ देना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है, खैर ये मजाक की चीज़ें हैं।
तो सुकरात महोदय ने बहुत पहले ये बात कही थी कि व्यक्ति को राज्य की विधि माननी ही चाहिए। यदि उसे किसी राज्य की विधि अच्छी नहीं लगती तो उसे अन्य राज्य में चला जाना चाहिए। सुकरात महोदय का कथन है। अगला कथन है, सभी प्रमाणवादी विधेयक न्यायोचित विधि के प्राप्त करने का प्रयास है और न्याय सामाजिक जीवन ढांचे के भीतर इच्छाओं और प्रयोजनों का समन्वय है। इच्छाओं और प्रयोजनों का समन्वय काल और स्थान के साथ परिवर्तनशील है। यह कथन है रूसो का। अगला एक कथन है बेंथम महोदय का, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। विधि और नैतिकता में भिन्नताएं विद्यमान होती हैं। विधि का आधार तर्क, साक्ष्य और परीक्षण होते हैं। इसके विपरीत आदर्श नैतिकता के नियम तथा सुनिश्चित अंतर्निहित नैतिकता विधि के तात्विक लक्षणों में विद्यमान या समाहित नहीं है। यह कथन है बेंथम महोदय का। अगला है, प्रकृति ने मानव को सुख एवं दुख के साम्राज्य के अधीन कर रखा है। सुख और दुख की बात जब भी आएगी आप बेंथम महोदय को चूज करेंगे। तो बेंथम महोदय कौन है? ब्रिटिश विधि शास्त्री हैं और विश्लेषणात्मक शाखा जो है, एनालिटिकल स्कूल जो है, उसके प्रवर्तकों में से एक माने जाते हैं। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसको क्या कहा जाता है? अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत, यानी इसी को कहते हैं उपयोगितावादी व्यक्तिवाद। उपयोगितावादी व्यक्तिवाद या अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत आता है। या प्रकृति ने मानव को सुख एवं दुख के साम्राज्य के अधीन कर रखा है, पूछा जाता है तो आप इन सभी में लगाएंगे किसको? बेंथम को। अगली परिभाषा जो है यह विधिशास्त्र का विषय विध्यात्मक विधि है। विधि जिसे सहज में और यथार्थता ऐसा कहा जाता है अथवा राजनीतिक वरिष्ठों द्वारा राजनीतिक कनिष्ठों के लिए बनाई गई विधि है। ये ऑस्टिन महोदय का कथन है। एक बार फिर से देख लें ऑस्टिन क्या कहते हैं कि विधिशास्त्र का विषय विध्यात्मक विधि है। विध्यात्मक विधि यानी मानव निर्मित विधि या संप्रभु निर्मित विधि। विधिशास्त्र का विषय विध्यात्मक विधि है। विधि जिसे सहज में और यथार्थता ऐसा कहा जाता है अथवा राजनीतिक वरिष्ठों द्वारा राजनीतिक कनिष्ठों के लिए बनाई गई विधि है। ऑस्टिन। एक और परिभाषा है अंतर्राष्ट्रीय विधेयक सकारात्मक नैतिकता है, ये कहते हैं ऑस्टिन। अगला है विधि का नैतिक आधारों से कोई संबंध नहीं है। यह भी कथन किसका है? ऑस्टिन का। ऑस्टिन अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि नहीं मानते हैं, जैसा कि ऊपर वाली परिभाषा में लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि एक सकारात्मक नैतिकता है, सकारात्मक नैतिकता के अलावा कुछ नहीं है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि मानते ही नहीं थे। अगले विधि शास्त्री हैं हॉलैंड। इन्होंने भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधिशास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है। ये कोटेशन में बार बार पूछा जाता है कि किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधिशास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है, तो इसका आंसर होगा हॉलैंड। अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों का ऐसा समूह है जो संप्रभु राज्यों और ऐसी अन्य हस्तियों के मध्य लागू होते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह कथन है स्वार्जेनबर्गर का। अगला कथन है विधि में न्यूनतम नैतिकता रहनी चाहिए। यह कथन है लॉर्ड डेवलिन का। विधि में न्यूनतम नैतिकता रहनी चाहिए। एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है हार्ट फुलर विवाद, जो कि बार बार पूछा जाता है। हार्ट फुलर विवाद किससे संबंधित है? तो ये विधि एवं नैतिकता से संबंधित है। हार्ट जो है विधि और नैतिकता में परस्पर कोई संबंध नहीं है ऐसा कहते थे, जबकि फुलर कहते हैं कि विधि तथा नैतिकता संगामी होती हैं, साथ साथ चलती हैं। तो ये काफ़ी डिबेट का विषय रहा है कि विधि में नैतिकता शामिल है कि नहीं है। तो इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण विवाद उस समय प्रचलित हुआ जिसको हार्ट फुलर विवाद के नाम से जाना जाता है, जिसमें हार्ट कहते हैं कि विधि और नैतिकता में परस्पर कोई संबंध नहीं है, जबकि फुलर मानते हैं कि विधि तथा नैतिकता संगामी है, साथ साथ चलते हैं। किसी समाज के अस्तित्व के लिए आंशिक नैतिकता आवश्यक है, ये कथन है फुलर का। अगला है ऑस्टिन विधिशास्त्र में ताड़ का वृक्ष है। ये सीके एलन ने ऑस्टिन के प्रशंसा में कहा था। ऑस्टिन के बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा था कि ऑस्टिन विधिशास्त्र में ताड़ का वृक्ष है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि किसका कथन है कि ऑस्टिन विधिशास्त्र में ताड़ का वृक्ष है, तो आंसर है सीके एलन। अगला प्रश्न है अगला कोटेशन है ऑस्टिन का सिद्धांत वृत्तिक कारणीय है। विधि विधि है क्योंकि वह संप्रभु द्वारा बनाई गई है।
संप्रभु संप्रभु है क्योंकि वह विधि बनाता है। यह कथन है बर्कलैंड महोदय का। इन्होंने ऑस्टिन की जो परिभाषा है कि लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन, विधि संप्रभु का समादेश है, उसको उस परिभाषा का इन्होंने विश्लेषण करते हुए कहा था कि ऑस्टिन का सिद्धांत वृत्तिक कारणीय है, यानी एक बिंदु के इर्द गिर्द घूमता है, यानी गोल गोल घूम रहा है। किसके किसके संबंध में? तो विधि और संप्रभु के संबंध में। और विधि तब है क्योंकि वह संप्रभु द्वारा बनाई गई है। संप्रभु विधि का निर्माण करता है, इसलिए वह संप्रभु है। और संप्रभु इसलिए है क्योंकि वह विधि बनाता है, और विधि इसलिए है क्योंकि वह संप्रभु द्वारा बनाई गई है। यह दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए उन्होंने कहा था कि ऑस्टिन का सिद्धांत वृत्तिक कारणीय है। ये कथन है बर्कलैंड महोदय का। विधि मानकों का विज्ञान है, यह है केल्सन महोदय। केल्सन महोदय कहते हैं कि विधि मानकों का विज्ञान है। मानक एक क्रिया का नाम है। अब मानक क्या होता है इसको समझाते हुए उन्होंने कहा है कि मानक एक क्रिया का नाम है जिसके द्वारा एक निश्चित आचरण को आदेशित, अनुज्ञात या अधिकृत किया जाता है। यह कथन भी किसका है? केल्सन का। मानक एक क्रिया का नाम है जिसके द्वारा एक निश्चित आचरण को आदेशित, अनुज्ञात, अधिकृत किया जाता है। अगला है केल्सन की एक अगला कोटेशन है, केल्सन द्वारा दी गई है कि विधि सिद्धांत को नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, इतिहास आदि से अप्रभावित रहना चाहिए। यानी विधि को नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र से दूर रहना चाहिए, इसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ना चाहिए। ये परिभाषा जो है केल्सन ने दी थी, और इसी को विशुद्ध विधि सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने विशुद्ध सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था, क्योंकि विधि को उन्होंने किसी अन्य चीज़ से, नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र या इतिहास किसी से मिक्स होने से उन्होंने अलग रखा इसको। अतः केल्सन द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया उसको कहते हैं विशुद्ध विधि सिद्धांत। विधि मनोवैज्ञानिक तत्व से हीन समादेश है। यह कथन किसका है? केल्सन का। तो ये रहा विधि शास्त्र की परिभाषा, उसका अर्थ हमने देखा, और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण अन्य कोटेशन जो हैं जो विधि शास्त्र से संबंधित है उनको हमने यहाँ पे देखा। तो इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करेंगे, और अगला वीडियो जल्द हम लोग बनाएंगे जिसमें काइंड्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पे चर्चा की जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट खोल करके अगला वीडियो भी देख सकते हैं, काइंड्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कराएं ताकि हमारा मनोबल बढ़ेगा। और अगर इस नोट्स का PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और PDF प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।